This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे ओवरऑल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और इस पे जो हमारा फोकस होगा वो होगा वेस्टेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ पे. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दावत दी है गुलाम रब्बानी साहब को, जो कि MD हैं नेशनल सीड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के और फॉर्मर डायरेक्टर हैं कराची कॉटन एक्सचेंज के. रब्बानी साहब, ये कहा यह जाता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का एक सेंटर है, लेकिन यहाँ पॉइंट आउट ये भी किया जाता है कि यहाँ वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं. कहते हैं आम तौर से 25% 20 से 25% तक हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाती हैं. इसी तरह हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी इसी तादाद में वेस्ट होते हैं. ये एक बहुत बड़ा लॉस है. इतनी बड़ी प्रोडक्शन का इतना बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाना, दुनिया में तो जब इसका जिक्र आता है तो लोग हैरान होते हैं कि ऐसा भी दुनिया में ऐसी जगह है. दूसरी चीज़ ये है कि वैल्यू एडिंग हमारे यहाँ बहुत कम होती है. हम हर चीज़ को रॉ या थोड़ी सी वैल्यू ऐड करके भेज देते हैं, तो जो फुल पोटेंशियल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का है वो अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ. तीसरा इशू जो है वो ये है कि मार्केट अवेयरनेस अभी तक नहीं है. जैसे एक फार्मर है उसको सही प्राइस नहीं मिलता. देयर इज लॉट ऑफ गैप बिटवीन द रियल प्रोड्यूसर एंड द बायर. बीच में जो प्राइजेस का इतना गैप होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एक्सचेंजेस एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. इस पर ज़रा रोशनी डालिए क्योंकि आपका दोनों तरफ हो रहा है तजुर्बा. तारिक साहब, मैं आपको बताऊं, शायद वुड बी सरप्राइज फॉर यू कि पाकिस्तान में अभी तक डेटा कलेक्शन का कोई ऑथेंटिकेट निज़ाम कायम नहीं किया गया. और मैं सरप्राइज़ हूं कि पाकिस्तान को एग्रीकल्चर कंट्री तो हम ज़रूर कहते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सका जो हमारी तमाम क्रॉप्स की लैंड्स अवेलेबिलिटी को, उसके अंदर वेदर की जो कंट्रीब्यूशन है उसको प्रॉपर तरीके से बताया जा सके. और कोई ऐसा मैकेनिज़्म काम नहीं कर रहा कि जो किसी भी सेटबैक को आइंदा के लिए रोकने के काम आ सके. हम कभी भी हिस्ट्री से सबक लेते ही नहीं हैं. हमारे यहाँ कॉटन के मुतालिक अगर मैं बात करूँ, आप सरप्राइज होंगे कि हमारे यहाँ लीफ कर्ल वायरस का एक प्रॉब्लम आता रहा, बहुत अरसे तक आता रहा, लेकिन हमने कोई सीड ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं करा सके तमाम रिसर्च के इदारों के मौजूद होने के बावजूद कि जो रेजिस्टेंट होता और हम लीफ कर्ल वायरस से छुटकारा पा सकते हैं. हमारी क्रॉप आप सरप्राइज होंगे कि 91-92 के अंदर 12.7 मिलियन बेल्स होती है और वेरी नेक्स्ट ईयर हम एक सेटबैक का शिकार होते हैं और हमारी क्रॉप 9 मिलियन के अंदर आ जाती है. 2004-05 के अंदर हमारी क्रॉप जो है वो 14.2 मिलियन हिस्टोरिकल हाई होती है एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर 2005-06 के अंदर हम लोग चले जाते हैं वापस 10 मिलियन बेल के अंदर. इस साल फिर बहुत अच्छा मौसम है और वेदर की बहुत अच्छी सपोर्ट कुदरती तौर पे हमें रही, जिसकी वजह से हम एक हिस्टोरिकल हाई नंबर्स को अचीव कर रहे हैं. लाइक हम 14.3 को क्रॉस कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हम शायद 15 को टच कर जाएं. हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी अपना काम दुरुस्त तौर पे करने की कोशिश नहीं की. सब लोग जो है वो मामलात को इस हद तक सीक्रेट रखना चाहते हैं गालिबन कि उससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए जा सकें. मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रही है एंड दैट्स द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. हम चाइना और इंडिया के बाद सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होल्ड करते हैं. वेरी हाई टेक, वेरी एडवांस्ड and heap of money I mean involved in it. It's thousands of billions in it. हम जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है 65-67% इंक्रोच करते हैं सिर्फ टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट से. लेकिन वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम वॉल्यूम टर्म के अंदर तो बहुत ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अगर यूनिट प्राइसेस पर हम जाएं और हम ये देखें कि हमारा को वॉल्यूम बढ़ाया जा सके तो ऐसा नहीं हो सकता. मॉनेटरी बेसिस पे रेट बढ़ गए पिछले साल, हमने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर लिया. जी, कॉटन के बारे में जो आप कॉटन खास तौर से एकदम से 5-6 से हज़ार से 14,000 तक चला गया था. जी, उसमें हुआ ये कि एक फियर ये था कि चाइना के जो हिस्टोरिकल रिजर्व्स थे वो बहुत रिड्यूस हो गए थे और चाइना को ये फियर था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को होल्ड करता है, उसको चलाने में उसको दिक्कत पेश आ सकती है. तो उसने दुनिया के अंदर एवरी पाउंड ऑफ कॉटन विच इज़ अवेलेबल फॉर सेल दे ट्राई टू बाय इट एंड दैट्स हाउ प्राइसेस गोज अप. लाइक हम $2.5 पर पाउंड तक चले गए 237 तक. नॉर्मली 1 सेंट होता है. नॉर्मली 1 सेंट के अंदर होता है. जो हिस्टोरिकल प्राइसेस है पिछले 60-70 सालों में हम कॉटन की देखें तो वो 70 सेंट 50 सेंट से 70 सेंट के दरमियान फ्लोट करती हैं. बट चूंकि अब आप अगर कंपेरेटिवली दूसरी प्राइसेस देखें, लाइक कॉर्न है इसका कंपटीटर, लाइक शुगर कैन है इसका कंपटीटर, लाइक सोयाबीन है इसका कंपटीटर, अगर हम देखें तो वो 3 फोल्ड में चले गए. ऑल राइट, कॉटन इज़ नॉट आई मीन फूड कमोडिटी,
नॉट मच कैन वी एक्सपेक्ट लाइक कितना 3-fold चला जाए, बट 1.5 पे तो जा ही सकता है. तो आई थिंक सो मार्केट शुड बी अराउंड लाइक 90 to 100 cents ऑफ, आई मीन अ पाउंड और सो. अब पाकिस्तान के मामला ये है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज की कदर करते ही नहीं हैं. हिस्टोरिकली हमारी सिचुएशन ये है कि हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को अपना हक समझ के इस्तेमाल भी करते हैं और बड़ा रिजिडली उसको ज़ाया भी करते हैं. आप देखें हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, वो पानी है. हम पानी को कभी रिजर्व नहीं करते, जो हमारा हक है उसको हम ज़ाया कर देते हैं. कभी ये होता है, आप देखेंगे कि हम पानी न होने की वजह से ड्राउट का शिकार होते हैं और तबाही का शिकार हो जाते हैं. कभी ये होता है कि पानी ज्यादा आ जाता है तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाते. इस पे एक डाटा आपको प्रेजेंट करता हूँ, मेरी अपनी डाटा नहीं है, ये कंसल्टेंट्स वगैरह की वर्ल्ड रिपोर्ट से. वो ये कहते हैं कि जो टोटल हमारे यहाँ पानी जमा होता है जी, मिलियन एकड़ फीट में अगर हम बात करें जी, तो वो है शायद 156 मिलियन एकड़ फीट. माय गुडनेस. उसमें से सिर्फ जो है ना 56 मिलियन एकड़ फीट हम इस्तेमाल करते हैं. 100 मिलियन गोज वेस्ट. वाओ. अच्छा, इसी में एक फिगर और भी आई थी कि जो 2010 का सुपर फ्लड आया था उसमें कहते हैं कि शायद 10 मिलियन एकड़ एक्स्ट्रा पानी आ गया था. माय गुडनेस. अगर ये 156 और इस तरह के ओकेजनल 10 मिलियन का अगर हम इसको प्रिजर्व कर लें समहाउ, कहाँ जमा करें वो एक अलग इशू है, वहाँ पॉलिटिक्स आ जाएगी. तो दिस कंट्री इज़ फुल ऑफ वाटर. और ये जो बातें कहते हैं कि जी पानी शॉर्ट है, पानी शॉर्ट है, अभी तक जो है ना इकोनॉमिकल प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर को तो हमने सोचा भी नहीं. जहाँ पे एक कतरा डालना चाहिए वहाँ एक बाल्टी हम डालते हैं इस वक्त. ट्रूली ऐसा ही है. बाद में वो लॉगिंग हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है. मैं आपको बताऊं तारिक साहब कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनमें टॉप 10 में ही आता है. गोई साइज़ के एतबार से छोटा मुल्क सही, अहमियत के एतबार से कम सही, बट इसके बावजूद हम दुनिया के टॉप 10 में. आप राइस की प्रोडक्शन ले लें, आप गंदम की प्रोडक्शन ले लें, आप कॉटन की प्रोडक्शन ले लें, आप कंजम्पशन ले लें, इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लें, आप दूध ले लें, आप गोश्त ले लें, आप दालें ले लें, आप फ्रूट्स ले लें. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स का किसी और जगह के प्रोडक्ट से कोई मुकाबला है ही नहीं. इनफैक्ट अगर आप सिर्फ डेटा कलेक्शन का एक मरबूत निज़ाम कायम कर दें जिसके अंदर लोग दुरुस्त तौर के ऊपर चीज़ों को जमा करें और दुरुस्त लोगों तक पहुंचा दें, तो जो आपकी आज की सिचुएशन है मैं गारंटी करता हूं इंशाल्लाह कि वो 50% 1.5 फोल्ड तो इमीडिएट चली जाएगी. लोगों को बड़ा फर्क आ मालूम ही जाएगा नहीं है. उससे. मैं आपको बताऊं अमेरिका तो में अगर आसमान जमीन का फर्क हो अमेरिका जाएगा. के अंदर अगर आप डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें तो अगर $15 आपके बिल आता है पानी इस्तेमाल करने का, तो $30 आता है पानी की वेस्टेज का. जो चार्ज करते हैं. जी हाँ, वो डबल चार्ज करते हैं आपसे ड्रेनेज का. ये बिल्कुल फिक्स फार्मूला है कि वॉट एवर द बिल जो कंजम्पशन का है उससे डबल होकर पानी का आपका बिल आ जाएगा. हमारे यहाँ पानी का कोई बिल आता नहीं है, और अगर आता है तो उसको पे करने का कोई तस्वुर नहीं है. और सीवेज पे देने का तो सवाल ही नहीं. सीवरेज पे तो हमें एहतजाज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो हमारी जिंदगी का एक लाजमी अंसर बन चुका है. हर दूसरी गली के अंदर आपको पानी खड़ा नजर आएगा. तो ये तो शहरों की हालत है. तो अगर आप ग्रास रूट लेवल पर चले जाएं तो बिल्कुल यही सूरत हाल है कि जो बड़े जमींदार हैं उनकी सूरत हाल ये है कि वो पानी खुद अपनी जमीनों में खड़ा करके अपनी जमीन को भी खराब कर देंगे, लेकिन वो पानी किसी और को इस्तेमाल नहीं करेंगे. हाँ, वो इज्जत का सवाल है कि जी मेरे यहाँ डबल पानी. मैंने ऐसी जगह भी देखी कि जहाँ पे एक वाटरिंग की जरूरत है, 3-3 वाटरिंग हो रही है. गैरत का सवाल है. जी, गैरत का सवाल यही है कि असल में ये है जहालत का सवाल. मुसीबत ये है कि जब तक अब ये फिर वो सोशियो इकोनॉमिक आ जाएगा कि हमारी सोसाइटी का जो एक ब्लैंड है उसके अंदर सिचुएशन कुछ डिफरेंट है. हम चीज़ों को टेक्निकल लेते ही नहीं है, हम चीज़ों को हमेशा पर्सनल लेते हैं. तो जब पर्सनल लेते हैं तो हर आदमी की ईगो उसके अंदर शामिल हो जाती है. भाई साहब, मैं सऊदी अरेबिया में रहा और मिडल ईस्ट में रहा हूँ काफ़ी साल. वहाँ मैंने एग्रीकल्चर होते हुए देखी है. जी. वहाँ एक कतरे को मेरे ख्याल में 50 कतरे में कन्वर्ट करके वो फेंकते हैं पानी को पिवट्स के जरिए, ऐसी राउंड शेप में उनके एग्रीकल्चर एक जगह से पानी निकल होता है. वो इतना बारीक होता है कि आप जब तक करीब न जाएं आपको नजर नहीं आएगा वो पानी गिर रहा है. बिल्कुल सही. क्योंकि इतनी उसकी वैल्यू दी जाती है पानी को. अच्छा, कोई पौधा होता है तो उसके अंदर एक पाइप जाके वहाँ पे एक उसका छोटा सा ड्रिप होता है, कंट्रोल बाय कंप्यूटर. ट्रू. अकॉर्डिंग टू द सन रेज एंड सन सिचुएशन, एवरीथिंग इज कंबाइंड देयर. वो उसी हिसाब से वो इसी रेट से छोड़ता है. धूप के वक्त ज्यादा, धूप जैसी बादल आ जाएगा तो वो स्लो कर देगा उसको. बिल्कुल सही है. ये है, यही पैटर्न इसराइल में आपको मिलेगा, जॉर्डन में मिलेगा, जहाँ पानी नहीं है बिल्कुल. और इसके बावजूद आप देखिए कि सऊदी अरेबिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन वीट, बल्कि एक्सपोर्ट करता है. ट्रू, ऐसा ही. ये इजराइल जो है फ्लावर इतनी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट करता है, वेजिटेबल आलू एक्सपोर्ट करता है, शलगम एक्सपोर्ट करता है, अंगूर एक्सपोर्ट करता है.
वो टर्की से खजूर एक export पतला सा करता है। नाला आता है बिल्कुल जो ऐसे ही। जॉर्डन से होते हुए थोड़ा तक वहां तक पहुंचता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके एक एक कतरे को 8-8 20-20 टुकड़े बना के वो एग्रीकल्चर, हम तो जहाँ पे एक कतरा चाहिए बाल्टी डाल के बड़े खुश होते हैं, बड़े शौक से बताते हैं कि मैं जब आपको एक बाल्टी बताऊं, डाल दिया। इसके बाद एक तो ये तो बात होगी नेचुरल रिसोर्सेज की वेस्टेज की। ये तो बड़ी बदनसीबी की बात है कि ये हमारा राइट नहीं है जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है, ये असल में ब्लेसिंग है। बट वी डू नॉट रियलाइज ऑन द रियलिस्टिक ग्राउंड्स एक्चुअली कि हम किस बुरी तरीके से रिजिडली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर एक और एस्पेक्ट ये है कि हमारे किसी भी चीज़ की वैल्यू एडिशन का रिवाज ही नहीं है। आप चाहे गंदम में ले पहले लें। ये वैल्यूएडिशन पे जाने से पहले मैं आपसे ये बात थोड़ा सा जो मैंने सुनी है या एक्सपर्ट से पढ़ी है कि डू यू एग्री कि 20 to 25% हमारा फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क इवन और बाकी जैसे ED6 की बात होती है जो उसको प्रॉपर स्टोरेज की ना होने की वजह से अक्सर वो ज़ाया हो जाता है। वीट हम जगह जगह देखते हैं सीजन्स के बाद कि फूड डिपार्टमेंट ने ख़रीद तो लिया और उसको तरपाल के अंदर डाल के वो समझे कि वो काम हो गया उनका, उसमें चूहा भी जा रहा है, उसके अंदर पानी भी जा रहा है और उसके बाद आखिर में वो वेस्ट हो जाता है। डू यू एग्री विद दिस क्वांटम ऑफ लॉस? मैं आपको ये अर्ज करूं, शायद पिछले 25 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट शायद हुई ही नहीं है वेयर हाउसिंग के लिए। हाँ, मैंने ये आपको अर्ज बहुत किया, इम्पोर्टेंट बात है, ये बड़ा अपॉर्चुनिटी भी इम्पोर्टेंट है ये और है इशू भी है। तारिक साहब, ये इशू नहीं है, ये हमारी लाइफ साइकिल का सवाल है। हम समझ नहीं रहे हैं कि आने वाले सालों में जब इंडिया हमारे तमाम दरियाओं के बाकी पानी के ऊपर भी अगर डैम बना लेगा, उसके बाद ना हमारे पास में नेचुरल रिसोर्सेज की शक्ल में जो आपके पास में लिक्विड गोल्ड है पानी की शक्ल में, वो नहीं होगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आज आपकी ज़मीनें इस तमाम पानी के होने के बावजूद बहुत सारा पोर्शन बन जा रहा है। जब ये ज़मीनों में जो आबाद ज़मीनों के लिए भी आपके पास पानी नहीं होगा, देन वेयर शुड यू गो? नो वे एक्चुअली। सो वी हैव टू थिंक कि 25% तो हम ज़ाया कर देते हैं फार्म टू मार्केट में, एंड देन मार्केट टू कंज्यूमर का जो एक टाइम है, जो एक स्ट्रेटेजिकल और रिजर्व रखे जाते हैं ऑन पब्लिक सेक्टर स्टेट की बुनियाद पर, उनके लिए बेताशर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, किसी की प्रायोरिटी में ही शामिल नहीं है कि भाई हमारे पास में वीट के एक प्रॉपर वेयर हाउसिंग होना है, कॉटन्स की वेयर हाउसिंग होना है, फ्रूट्स की वेयर हाउसिंग होना है, और फ्रूट की या ऐसी चीज़ों की जिनको आप रिजर्व नहीं कर सकते, फ्रोजन नहीं रख सकते, उनके लिए पल्प यूनिट लगा दें जगह जगह, वो थोड़े से अमाउंट से 10 करोड़ रुपए का या 15 करोड़ रुपए का एक पल्प यूनिट लगा दें आप। मिसाल के तौर पे आज ये गवर्नमेंट इस पे एम्फेसिस कर रही है। प्रेसिडेंट ने इनफैक्ट इन पर्सनल इसके ऊपर बड़ा एम्फेसिस किया है कि लाड़काना एंड एलाइड इलाकों के अंदर गुआवा के और टोमेटो पल्प बनाने के वहाँ पे प्लांट लगा दिए जाए। बट हाउ मेनी मुराद ये है कि वो जी सीजन में उनको खरीदा जाए, प्रोसेस किया जाए, उनको जो जाया हो मैश रहा है करके। फार्म टू मार्केट एंड मार्केट टू कंज्यूमर के दरमियान जाया हो रहा है, उसका पल्प बना के उसको रिजर्व कर लिया जाए। पिछले साल मैं सजावल में था तो मैंने देखा सजावल में ट्रक के ट्रक खड़े हुए थे टमाटर के, 5 रुपए किलो पे भी लेने वाला कोई नहीं था। और आप सरप्राइज होंगे कि वही पल्प की शक्ल में अगर आप 1 किलो टमाटर लेते हैं, लेट से 30 रुपए का है, बट आप 30 ग्राम पल्प का पैकेट लेने के लिए जाएंगे किसी भी ब्रांड का, तो आपको 100 रुपए से कम नहीं मिलेगा। बताइए उसके प्रोसेस के ऊपर इतना कॉस्ट नहीं आती। क्या उसमें क्या है? हमारे यहाँ अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ एक तो जो हमारा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है वो इतना मुश्किल कर दिया गया है कि पब्लिक सेक्टर का मुंह खुला होता है। जब भी किसी बैंक के पास में या बैंक्स के पास में अवेलेबल वाफर मिकदार में पैसा होता है, वो सीधा पब्लिक सेक्टर में चला जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर का हमारा हिस्सा है वो हमें लोन्स की शक्ल में मिलता ही नहीं है कि हम किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर लगाया जा सके उसे। और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर स्टेट और स्टेट पीपल की बेहतरी के लिए लगाया जाता है, जैसा कि मैंने पल्प का आपको अर्ज किया। बिल्कुल इसी तरह आपकी जो वीट है उसको सेव किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह आपके राइस को प्रिजर्व किया जा सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट अगर खुद नहीं कर सकती तो प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करे। प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के मगर लिए ये भी कि आप देखिए कि 2008 की मिसाल ले लीजिए कि जब इन्होंने गेहूं की कीमत सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दिया, जी बहुत अच्छी बात की जी, भाई पीपल्स गवर्नमेंट आई है, उन्होंने 9 से 24 कर दिया। लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा उस साल क्या हुआ कि बेइंतहा छापे पड़ना शुरू हो गए कि जी स्टोर किया हुआ है, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, लोगों की तस्वीरें आ रही तारिक हैं। साहब वेरी नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि हमने अपनी गंदम $400 मेट्रिक टन के हिसाब से मिलियंस ऑफ टन से एक्सपोर्ट कर दी। हालांकि दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर अपनी फूड कमोडिटी को इस बुरी तरीके से एक्सपोर्ट नहीं किया जाता।
उसको स्ट्रेटेजिकली हैंडल किया जाता है। और इसी मुल्क में रबानी साहब ने आटे की गायब होने का भी सीन देखा। मैं आपको और यहाँ पे अर्ज करता चलूं कि मैं डर गया, मैं कहत आ गया शायद। ये कहत ही है। अगर आप ये इस चीज को आटा ना सोचना शुरू मिलना कर कितनी दें, खतरनाक बात आने है। वाले दिनों के अंदर बच्चे आप भूखे इसके मर लिए तैयार रहें कि अगर हम अपनी ज़मीनों की केयर नहीं करेंगे, अगर हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की सही तौर पे कंजम्पशन और उनकी मैनेजमेंट पे तवज्जो नहीं देंगे तो कहत बहुत दूर नहीं है। हम किसी चीज़ की भी क्वालिटी के ऊपर इतना ज़्यादा जोर देते ही नहीं है कि बस काम चल रहा है तो बस डंग टपाओ पॉलिसी काम चलने दिया जाए। लाइक कॉटन के मुतालिक मैं आपको बताऊं कि कॉटन का एक ऐसा एस्पेक्ट जो आज तक पाकिस्तान में डिस्कस नहीं हुआ, कोई कंपोजिट जिनिंग का कोई तस्वुर ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। व्हाट इज कंपोजिट? कंपोजिट जिनिंग में आपको बताऊं, हाँ मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। हर चीज में आप चौथे पांचवे पे ले आ रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है, ये स्टैटिस्टिक्स हैं वर्ल्ड बैंक के। खुश करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, ये तो आपके पास में जेन्युइन स्टैटिस्टिक्स है। लोग खुश हो जाएंगे तो और इंशाल्लाह लोगों को खुश होना चाहिए कि हम एक ऐसे मुल्क के शहरी हैं कि जिसके पास में सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए कुदरत ने बहुत कुछ दिया हुआ है, और जो कुछ मौजूद है वो सब लोगों की अपनी कोशिशों से है। इसके अंदर कोई पब्लिक सेक्टर का या स्टेट का बहुत बड़ा अमल दखल नहीं है अफसोस के साथ। बट एनी हाउ हम अप्रिशिएटेड लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड। कंपोजिट जिनिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों की अपनी सेहत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक के अंदर जो हमारा इनफ्लो है पैसे का, उसको मेंटेन करने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम एक्स्ट्रा रेवेन्यू हासिल करने के लिए हमें कोई रॉ मटेरियल ना लेना पड़ता और उसको हम ज़ाया कर देते हैं। जो हमारा जिनिंग सेक्टर है वो लिंट और जिनिंग क्या करता है? जिनिंग तो बेसिकली कॉटन को लेके कॉटन को और सीड को अलग कर देता है। जो फ्रूट ऑफ कॉटन होता है उसके अंदर लिंट और सीड दो चीजें होती हैं। लिंट और सीड को अलग करके लिंट को बेल की शक्ल में दे देता है और सीड को डायरेक्टली क्रश कर देता है ऑयल मिल के अंदर। ये कनोला ऑयल बनता है? नॉट कैनोला, दैट्स कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल जी, एंड कॉटन सीड केक। अच्छा, तो अब होता क्या है तारिक साहब कि जो सीड आप क्रश करने के लिए भेज रहे हैं उसके ऊपर एक स्मॉल लेयर ऑफ फाइबर होती है जो उसको इंटैक्ट रखती है। जी, इंटैक्ट रखने के लिए तो एक सख्त शेल भी होता है उसके ऊपर, उसके ऊपर नेचुरल, एक और उसके ऊपर एक लेयर और लेयर होती है जो सपोर्ट हमारी सॉजन या हमारी जिनिंग इंडस्ट्री उसको नहीं निकाल सकती। उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड मशीन लगाना पड़ती है दैट कॉल्स डिलिंटर, क्योंकि ऑलरेडी इतना सख्त चीज होता है उसके ऊपर एक मजीद लेयर को निकालना। तो ये डिलिंटिंग प्रोसेस कहलाता है। और दुनिया के 3 बड़े ममालिक जो हमसे आगे हैं वो इसके अंदर 90% के नंबर्स को अचीव कर चुके हैं, जिनमें चाइना, इंडिया और अमेरिका तीनों शामिल हैं। ब्राज़ील, टर्की जो हमारे कंपटीटर नहीं है क्वांटिटी में, बट वो भी हमसे आगे हैं, वो भी 90% अचीव कर चुके हैं। आपका CIS कंट्री 6.5 मिलियन बेल प्रोड्यूस करता है, दैट्स ऑलरेडी ऑन 100%। तो पाकिस्तान में ये डिलिंटिंग के हवाले से भी बड़ा इम्पैक्ट है। इसी तरह के और दीगर वैल्यू एडिशन भी है। सब यहाँ पे एक ब्रेक लेना पड़ेगा प्लीज। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे और उस पर इन्फेसिस है वेस्टेजेस पे और अपॉर्चुनिटीज़ पे। गुलाम रब्बानी साहब, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ कॉटन एक्सचेंज एंड MD ऑफ नेशनल सीड वेंचर्स लिमिटेड, हमें कुछ बड़ी सुबह सुबह खुश करने की शायद कोशिश कर रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि इस चीज़ में हम नंबर 4 है, उस चीज़ में हम नंबर 5 है, हर चीज़ में हमें ऊपर 10 पे रखा हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि पानी से लेके फ्रूट से लेके वेजिटेबल से लेके तमाम बड़े एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन, लाइक वीट, लाइक ERI6, हम लोग वेस्टेज बहुत कर रहे हैं और इसको ये वेस्टेजेस जो हैं उसको कंट्रोल करना एक नेशनल रिक्वायरमेंट भी है और एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। थोड़े थोड़े पैसे से गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट हो, बैंक की फाइनेंसिंग हो, तो ये जो हम इतनी बड़ी पैमाने पे वेस्टेजेस देख रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी वो डिटेल में बात कर रहे थे कॉटन से जो सीड निकलता है उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है और किस तरह से उसकी फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल करके हम बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। भाई साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सीड के बारे में। हमने तो सीड को देखा, पहले तो हम सोचते थे कि ये फेंकने वाली चीज़ है, बाद में पता चला उसमें से तेल निकलता है, तो बड़ी हैरत हुई।
अब आप बता रहे हैं कि उसके जो छिलका है वो भी बड़ी अहम चीज़ हो गई। मैं आपको बताऊं कि इसका जो एक नेचुरल शेल है जो डीलिंटिंग के बाद बाकी रहेगा, उस शेल को डी हल करने के लिए भी एक प्रोसेस आ गया है। और वो हल करना, जो डी हल करना है, वो हल भी एक प्रोडक्ट है जो एनर्जी पैदा करने के भी काम में आ रहा है और साथ ही साथ वो दीगर केमिकल की प्रोडक्शन के भी काम में आता है। हमारे यहाँ अभी तक वैल्यू एडिशन के बारे में लोगों की अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि हम लोग ट्रेडिशनली बहुत बड़ी प्रोडक्शन को साथ लेके चल रहे हैं, तो जो भी मॉडल पकड़ लेता है उससे पैसे कमा लेता है, और एक सक्सेसफुल स्टोरी जिसके पीछे होती है वो कहता है कि आई एम द वन। तो इसलिए लोग आगे की तरफ देखते ही नहीं है, लोगों की अवेयरनेस भी नहीं है। और पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए जो एक बाकायदा मरबूत सिलसिला होना चाहिए, लोगों के अंदर ऐसे लोग मिलने चाहिए कि जो उनको बता सकें कि व्हाट्स गुड एंड हाउ दे कैन जंप ऑन इट। तो थोड़े से इन्वेस्टमेंट, लाइक अभी हमारी बात हो रही थी कि हम चीज़ों को प्रिजर्व कैसे करें। डीलिंटिंग की सूरत हाल ये है कि हम 11 से 12% एक्स्ट्रा रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं इन हाउस प्रोडक्शन से, और ये बहुत बड़ा नंबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 11-12%? जी, 11 से 12% रेवेन्यू किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर हम एक्स्ट्रा हासिल कर सकते हैं, सिर्फ लिंटर की प्रोडक्शन अगर जारी कर दें। और उसके अंदर हमें कोई रॉ मटेरियल बाजार से नहीं खरीदना, जो सीड हमारे पास आ रहा है ऑयल मिल जाने से पहले उसको छीलना है और उसके बाद में उसको सीड को हमने फेंक बाकी देना है। सीड को आपको ऑयल मिल को दे देना है, बेशक ऑयल मिल में चला जाएगा, ऊपर रख लिया। 1 से 1.5% हमारी ऑयल की यील्ड बढ़ जाएगी और 10 से 12% के दरमियान लिंटर की प्रोडक्शन हमारी एक्स्ट्रा आ जाएगी। और लिंटर जो है वो एक हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल है जो कि बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्शन बनाने के काम, प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है, लाइक आपके एलसीडी स्क्रीन्स, माइक्रो क्रिस्टल्स, एक्टिक फाइबर्स, और आपका विस्कोस फाइबर, सेमी मैनमेड फाइबर्स के अंदर कई टाइप्स रायन की हैं जो ये बनाता है। इसके साथ साथ एक्सप्लोसिव की अपर लेयर बनाने के काम में आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। और पाकिस्तान में 1 करोड़, 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ की ट्री पैदा होती है, हम इससे मिलियन टन बना सकते हैं, बट हम उसकी तवज्जो ही नहीं देते हैं और उसको ऑयल मिल के अंदर क्रश कर देते हैं। उसका एक और एस्पेक्ट, नुकसानदेह शक्ल जो है वो ये है कि जो आपका दूध हासिल होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। जायद कोलेस्ट्रॉल लेवल होने की वजह से आपके जो लोग दूध इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी हार्म होता है, लोअर एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन एंड एसेट्रा एंड एसेट्रा एंड एसेट्रा। आई एम नॉट ए डॉक्टर, बट सिंस इट्स माय सब्जेक्ट, तो मैं जानता हूँ कि उस सीड केक के अंदर लोअर प्रोटीन एंड हायर कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जो कि एक आम आदमी भी समझ सकता है कि वो उसके लिए नुकसानदेह है। और अगर ये आप इस पे से ये छिलका हटा देंगे तो उसमें वो चीज़ उससे ये होगा हो कि उससे हमारा जो ऑयल कंटेंट है सीड के अंदर, जब हम 1.5% ज्यादा निकाल लेंगे ऑयल, तो उसमें ऑयल कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। सही। और डेफिनेटली उसका जो प्रोटीन लेवल है वो हाई हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने एलसीडी वगैरह का जिक्र किया, उससे तो मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट जी, डेफिनेटली, और ये बहुत बड़ी रेवेन्यू हमारे लिए ला सकता है। जी, बहुत बड़ा रेवेन्यू ला सकता है, हमारे प्रोजेक्ट्स की इंडिविजुअल फिजिबिलिटी को बहुत एनहांस कर सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है। हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो इनफ्लोज हैं पे बैक के, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये तो इंडिविजुअल है। और नेचुरल एक्सचेकर के ऊपर ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर और इंपोर्टर जो है वो चाइना है। अबाउट 200,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट करता है एनुअली लिंटर जी। तो हम 5-7 हज़ार 10 हज़ार टन अगर एक यूनिट से हर साल बनाएं तो 1400 यूनिट हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा लॉस है हमारे यहाँ, लेकिन इस सब्जेक्ट पे कोई नहीं सोचता। So what about the attitude of banks on this? Actually, the institutional finance is very difficult these days in Pakistan. Like पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा है वो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर चला जाता है। कोई भी बैंक हमें आसानी से पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं है। इवन दो कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए एक वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ सिंध सब्सिडी भी दे रही है। मैं चाहता हूं कि बाकी गवर्नमेंट्स भी इसमें सब्सिडी दे रही है, उसके बावजूद बैंक सब्सिडी देती है, बट वो एक बाकायदा पोर्शन है उसका कि वो डिमांड फाइनेंस में देगी एंड रनिंग फाइनेंस में नहीं देगी, वर्किंग कैपिटल में देगी या नहीं देगी, यू नो। तो ये बहुत सारे ऐसे जो आप फिक्स्ड एसेट्स लगाएंगे जी, उसकी फाइनेंसिंग उस पे लाइक अब वो मैं 200 मिलियन तक एक प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ या कोई भी कंपनी या ग्रुप जाता है, तो वो 200 मिलियन के फिक्स एसेट्स प्रोड्यूस करना आसान नहीं होंगे, सिंस कि हमारे पास इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस अवेलेबल ना हो। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जो है वो चूंकि उसके पास में बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं पब्लिक सेक्टर के,
जो वो पब्लिक सेक्टर के अंदर जाके बहुत सेफ फील करता है स्टेट की गारंटी के साथ में। कोई तो risk ही नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास में पैसे हैं नहीं इनफैक्ट, और जो आपका ये सेक्टर है इसके ऊपर तवज्जो इसलिए नहीं कि इसको प्रेफर्ड नहीं किया जा रहा। हालांकि स्टेट बैंक और दीगर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं और जो बैंकिंग की एसोसिएशन है, इनको चाहिए कि इसको प्रेफर्ड उसके अंदर लाएं कि भाई ये वैल्यू एडिशन हो रही है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कॉटन से हट के हम बात करते हैं। चैन आपका चावल है, चावल को हम जो करते हैं, जो राइस को पार बॉयल करते हैं, जो उसका हस्क आता है, उस हस्क से बिजली बनाने की हम पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं उनके साथ में, जिनमें इंडिया के कुछ कंसल्टेंट्स हैं और कुछ चाइना के टेक्नोलॉजिस्ट हैं। और हमारे एग्रीकल्चर में इतनी चीजें पड़ी हुई हैं जो उसको हम बेकार, तारिक साहब अगर इसके ऊपर सब सोना है। इसके ऊपर 1 साल का सेशन किया जाए नॉन स्टॉप, इसके ऊपर बातें चलती रहेंगी। इतना कुछ सोना है जो हमने जमीन में दफन कर दिया और हर साल कर रहे हैं अपनी ईगो और अपनी नॉनसेंस की वजह से। अगर इस पर तवज्जो दी जाए, इतने बहुत सारे मौके हैं जिनको चावल निकाल लिया, वो जो उसका कचरा निकला, जो हस्क है, उस हस्क से हम एनर्जी पैदा हो जाएगी, उससे हम एनर्जी पे जा सकते हैं। शायद हम पहला प्लांट पाकिस्तान में इनिशिएटिव ले लें इंशाल्लाह। डिलिंटिंग का तो हम इनिशिएटिव ले चुके हैं, हमारा ग्रुप ले चुका है। हम पाकिस्तान में पहला डिलिंटिंग प्लांट लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपने तकमील के मराहिल में आ जाएगा। विदाउट बैंक फाइनेंस, अप टिल नाउ विदाउट बैंक फाइनेंस है। वी ट्राइंग बैंक फाइनेंस मांगने जाएंगे तो वो कहेंगे अपनी टाई घड़ी वड़ी सब दे दो। वी ट्राइंग टू गेट इट। आई एम हैप्पी इफ दे कैन गेट देम, आई मीन बीइंग ए कोलैटरल। वो साथ साथ आपकी बीवी के जेवर भी मांगेंगे, वो बीवी बच्चों के लिए जो आपने डिपॉजिट किया वो भी लियन में रख लेंगे, और आपके तमाम घर वर सब ले लेंगे। तारिक साहब वो सब लेने के बाद में भी दे आर नॉट हैप्पी सिंस के मेरी गारंटी तो स्टेट नहीं देती। जबकि एक मैं नया इनिशिएटिव लेकर आता हूं तो मुझे स्टेट की गारंटी की जरूरत है, और स्टेट मेरे इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करे। सब्सिडी दे रही है तो कोई इकोनॉमिक रीजन की वजह से दे रही है, इकोनॉमिक रीजन के साथ जरूर दे रही है, बट फंडामेंटल सिचुएशन सपोर्ट करने में फिर क्या फंडामेंटल सिचुएशन ये है, अगर अच्छी चीज ना होती तो उसको सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? डेफिनेटली, बट इट कम्स फ्रॉम अब्रॉड। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक का एक वर्ल्ड बैंक क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है, अहम समझ रहा है, इसीलिए कि इसकी अहमियत है। आप देखें कि ये लिंटर जो है वो कितनी हाई प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, हाई प्रोफाइल में, लाइक एलसीडी आपने बताया तो मुझे बड़ी खुशी आप अंदाजा लगाएं, आपके नोट बनाने के लिए आपको लिंटर इंपोर्ट करना पड़ता है, आपके बॉन्ड पेपर बनता है वो आपको लिंटर इंपोर्ट करना पड़ता है। दिस इज द थिंग व्हिच गिव्स दिस स्टिफनेस। ये स्ट्रेंथ जो है, आपके जो मैप बनते हैं, जो मैप पेपर है वो लिंटर के बगैर बन ही नहीं सकता। अच्छा, हम देखते हैं पेपर में कुछ हमें नजर आता है, येलो डार्क येलो, दैट्स लिंटर। अच्छा, हम समझते थे कि आम पल्प नहीं, दैट्स लिंटर फाइबर। तो ये हाई क्वालिटी पल्प बनाने के काम में आता है। हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्री के ऊपर दबाव कम हो सकता है। कहाँ से कहाँ मिल रहा है देखिए। ये आप देखें ना, अभी आप केमिकल में जाएं, आप हैरान हो जाएंगे। हम इस पे भी काम कर रहे हैं, हमारा एक ग्रुप है केमी ग्रुप वाले, वो इस पे काम कर रहे हैं कि जो हाई प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाएगा उसको डीकेमिकलाइज किया जाए। इसमें 2 किस्म के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हार्म कर सकते हैं, हम उनको डीकेमिकलाइज कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी चाइना से लाके, और इसको हम पोल्ट्री फीड में भी इस्तेमाल करेंगे। जो आपकी खल है, जो डिलिंटेड खल है, उसको हम पोल्ट्री फीड में भी इस्तेमाल करेंगे। तो दैट इज हाउ द वेन्यूज आर ओपन, बट द नीड ऑफ द टाइम इज टू गो एंड सी एंड लर्न एंड टेक दैम। अच्छा, ये कॉटन पे आपने बड़ी जबरदस्त बातें बताई। आई एम वेरी प्लीज टू लर्न ऑल दिस। थोड़ी सी और, जो गेहूं हमारा अच्छा खासा ज़ाया हो जाता है, गवर्नमेंट से लोग, स्टेट बैंक उनको नोट छाप के दे देता है, जिसको क्या कमोडिटी ऑपरेशन कहा जाता है, 350 बिलियन हर साल, इन द होप कि गवर्नमेंट इससे गेहूं खरीदेगी और इसको जब वो बेचेगी तो वापस आ जाएगा। पिछला रिपोर्ट ये है कि 350 बिलियन जो 2 साल पहले दिया गया वो ज़ाया हो गया, कुछ सैलाब में बह गया, कुछ वैसी ही जो वेस्टेजेस होती हैं वो रिपे नहीं हुआ, एंड दैट हैज़ बिकम ए हार्डकोर बोरिंग फ्रॉम स्टेट बैंक बाय द गवर्नमेंट। इसके बारे में बात कीजिए कि ED6 ये गेहूं जो इतनी बड़े पैमाने पे वेस्ट हो रहा है, उनको कैसे हम बचाएं? व्हाट आर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हियर? हाउ पीपल कैन मेक साइलोज? हाउ पीपल कैन क्रिएट मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन के इन चीज़ों को लेके प्रिजर्व कर दे, रख दे? तारिक साहब देखें, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव का एक सिस्टम होना जो है वो साइंसी बुनियादों पे तो वो टाइम की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ हिस्टोरिकली एक गांव की बुनियाद पर और गोठ की बुनियाद पर और देह की बुनियाद पर एक कोऑपरेटिव सिस्टम मौजूद है कि किसी एक आदमी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सारे मिलकर उसकी मदद करते हैं और गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम।
हम इन चीज़ों के अंदर इस कोऑपरेटिव सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिरादरी की बुनियाद पे, गांव की बुनियाद पे, महल्ले की बुनियाद पे, एंड यू नो द फैमिली की बुनियाद पे। एक आदमी की प्रोडक्शन है अगर 1000 मन की, तो वो 1000 मन के लिए शैलो अपना खुद बना सकता है। वो शैलो बनाए, स्टील बना ले, कंक्रीट बना ले, या कुछ और बना ले, लोग बनाते भी हैं। कच्ची मिट्टी का बनाना इसके अंदर बड़ा मारूफ है इस वक्त गाँव देहातों के अंदर। हम उनको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, थोड़ी सी टेक्निकल सपोर्ट और थोड़े से फाइनेंसेस अगर प्रोवाइड कर दें तो वो। अच्छा, इसमें रबानी साहब इंडिया की एग्जांपल बहुत दूर नहीं है, इंडिया पड़ोस में। अगर अमेरिका में बात करते करते यार हवा की बात कर रहे हो, चांद सितारों की इंडिया में कम से कम 100 शहरों में एक तो एक कम्युनिटी एक्सचेंज बना दिया गया है, एंड दे आर ऑल लिंक्ड विद वन कंप्यूटर, सो एवरीबडी कैन सी कि मद्रास में क्या प्राइस चल रही है, बॉम्बे में क्या चल रही है, कलकत्ता में क्या चल रही है। और इन सब सेंटर्स में बहुत बड़े बड़े पैमाने पे कलेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हैव क्रिएटेड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज एंड दे बाई। आप आए, आपने स्क्रीन देखा जी, ये गेहूं जो आज पूरे मुल्क में इस रेट पे बिक रहा है, आपको उसी हिसाब से आपको प्राइस मिली, आपने दे दिया, आपने अपना गेहूं जमा करके आप चले गए, वेयर हाउस हो गया वो सेफली, आपको पैसे मिल गए या रसीद मिल गई, जो भी मिल गई। व्हाई कांट वी डुप्लीकेट दिस? तारिक साहब, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये सवाल किया, मैं इसके ऊपर बड़ा तफसीली आपके साथ बात करना चाहूँगा। देखें, दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी प्रोडक्ट की भी जो रियल मार्केट वैल्यू है वो लेने के लिए आपको अल्टरनेट बायर क्रिएट करना पड़ता है। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे मेजर्स और ऐसे मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराती है कि जो प्राइसेस हैं वो मेंटेन रहती हैं और इंटरनेशनल लेवल से कहीं पर भी बहुत ज्यादा वेरी नहीं वेरी नहीं होना चाहिए ना। अब होता क्या है, न्यूयॉर्क की प्राइस भी देख रहे हैं जी, अब होता क्या है कि पाकिस्तान में ये अवेयरनेस तो आ गई है नाउ, बिल्कुल गांव देहात से, खिपरों से, अतुंगों से, या कबूला से एक आदमी, दे कॉल मी रबानी साहब हाउ यू डूइंग, एंड यार वो आज तो न्यूयॉर्क दे सेंट ये चलता पे है, तो दे नो एक्चुअली जो कम्युनिकेशन का फ्लो है थैंक्स टू मीडिया, वो बहुत जो है वो अच्छा हो गया, लोगों को पता लग रहा है कि क्या चल रहा है। बट अब हुआ क्या कि जब तक अल्टरनेट बायर आप कहते हैं कि जी क्या गवर्नमेंट आ जाए, नहीं, गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे मैकेनिज्म और ऐसे सेफ गार्ड्स इंट्रोड्यूस कराने चाहिए कि जो इन चीजों को मेंटेन करने में गवर्नमेंट और स्टेट के मुआवन हो। वो कैसे हो सकते हैं? और रबानी साहब, ये है कि इन चीजों के लिए पैसे इतने ज्यादा चाहिए कि जो आपने गांव और बिरादरी की भी बात की ना, उनके पास, गरीबों के पास भी सब मिलके भी इतना पैसा नहीं है कि एक बहुत बड़े पैमाने पे इस तरह की कंपनी बना सके। ये सिर्फ एक कलेक्टिव कैपिटल के जरिए ही हो सकता है। तारिक साहब, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो। 1937 में कराची कॉटन एक्सचेंज बना है और 1974 तक हम कामयाबी के साथ में यहाँ पर हैज और फ्यूचर ट्रेडिंग चलाते रहे कॉटन की, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर डूइंग गुड। एंड पाकिस्तान की क्रॉप जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही थी। पाकिस्तान बना था तो लागटरी भी नहीं थी, और 1974 के अंदर जब दे क्लोज्ड इट बाय द फेडरल ऑर्डर, हम लोग 5 मिलियन को क्रॉस कर चुके थे। एंड नाउ 1974 वही भुट्टो साहब का रिफॉर्म का जमाना, वो नॉन इस्लामिक करार देकर उस हेज ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया। वो तो कम्युनिज्म ला रहे थे, इस्लाम से क्या ताल्लुक? मैं इस बारे में इसलिए कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा कि वो तो हर चीज को नेशनलाइज करके कम्युनिज्म की तरफ जा रहे थे, तो इस्लाम कहां से आ गया बीच में? इसको अगर नेशनलाइज करके भी चलते रहने दिया जाता तो आज आपकी क्रॉप जो बड़ी मुश्किल से 10 से 15 मिलियन के दरमियान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही जो चीज मैं आपको इंडिया कर रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ और हमने उसको बंद कर दिया। मैं वही ला रहा हूँ कि इंडिया हमारे बिल्कुल बराबर में खड़ा हुआ था आज से 5, 7, 10 साल पहले। आज इंडिया की क्रॉप, सिर्फ कॉटन की भी बात करें तो 3 फोल्ड हो गई है। दे स्टैंड्स 35 मिलियन बेल्स, वी स्टिल 15 मिलियन बेल। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये जो उन्होंने मार्केटिंग का मैकेनिज्म, वेयर हाउसिंग का मैकेनिज्म क्रिएट किया, उसकी वजह से वो जो फ्लक्चुएशंस बहुत कम हो गई। तारिक साहब मैं बताऊं, नहीं फ्लक्चुएशन का इशू नहीं है, इसके अंदर इशू 2-3 और भी हैं। एक तो ये कि उनके पास में पानी की अवेलेबिलिटी और बड़े तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी जो नॉन फर्टाइल लैंड थी, आबाद ज़मीनें नहीं थी, उनको भी उन्होंने आबाद किया, केमिकल्स इंट्रोड्यूस कराए, लोग इंट्रोड्यूस कराए, हाईटेक इंफॉर्मेशन दी लोगों को पॉजिटिवली। जब एक गांव में मेरी 1 एकड़ में 40 मन की प्रोडक्शन हो रही है और इंडिया में सेम 1 एकड़ के अंदर अगर उसकी 70 मन की प्रोडक्शन हो रही है, तो वो प्रोडक्शन ज्यादा होगी या मेरी प्रोडक्शन ज्यादा होगी? आसमान जमीन का फर्क। आसमान और जमीन का फर्क अभी आया नहीं, लेकिन आ जाएगा, क्योंकि वो बाय 2015 अपनी प्रोडक्शन को 5 करोड़ गठरी देख रहे हैं और हम अभी मेरा ख्याल है कि 2 करोड़ गठरी को भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे आज तक कोई सर्टिफाइड सीड जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सका। MOU साइन होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। गांव देहात की बुनियाद पे लोगों को हाईटेक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, लोगों को थोड़े से सपोर्ट और फाइनेंसेस की ज़रूरत है, आप उन्हें दें, वो अपने
जो प्राइमरी जो रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे और वहीं पर ही इन चीज़ों की प्रिजर्वेशन को कामयाब कर लेंगे। पॉजिटिवली वैल्यू एडिशन के लिए आप थोड़ा सा तवज्जो दें। भाई साहब, प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैं सोचा था इस पर क्या बात करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में हम 1/4 भी कवर नहीं कर पाए और टाइम खत्म हो गया। आपको फिर हम जहमत देंगे इंशाल्लाह जल्दी और आपसे मजीद पूछेंगे इस पे। नाज़रीन, एग्रीकल्चर सेक्टर पे और एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो वेस्टेजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ पे, उस पर आपने बात की। हमारे पास एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट गुलाम रब्बानी साहब की सूरत में मौजूद थे, जो कि कॉटन एक्सचेंज के एक्स डायरेक्टर भी रहे और अब नेशनल सीड के कंपनी के MD हैं। उन्होंने जो बातें बताई उससे मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ आज कि उन्होंने मेरा खून बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि वी आर वन ऑफ द ब्लेस्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। अल्लाह ने हम पे जो मेहरबानी की है उसका हम जितनी दफ़ा नमाज पढ़ के और दुआ मांग के और रोज़ा रख के शुक्र अदा करें कम है, लेकिन हम उसको इस बेदर्दी से ज़ाया कर रहे हैं कि इसकी कोई नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। 25 मिलियन टन हम गेहूँ पैदा करते हैं, उसमें से 5 मिलियन बड़े आसानी से ज़ाया कर देते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। दुनिया में ऐसे हज़ारों इतने मुल्क हैं जिनके यहाँ 5 मिलियन टन प्रोडक्शन ही नहीं होती, वो सोच भी नहीं सकते। इसी तरह हमारा ERE-6 ज़ाया हो जाता है। अभी कॉटन के बारे में जो इन्होंने तफसीली बात बताई कि ऐसी ऐसी उसके जो सीड है उसके अंदर ऐसी चीज़ है जिससे LCD बनती है, जिसकी तरफ हमने आज तक देखा नहीं। ये पहला प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, इसमें सब्सिडी तो वर्ल्ड बैंक दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट ना किसी किस्म का सपोर्ट दे रही है, ना कोई बैंक उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। 20 करोड़ रुपये एक इंडिविजुअल रब्बानी साहब हो या कोई और साहब हो कहाँ से लाएंगे, बड़े मुश्किल से हो रहा है काम। इसी तरह उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो हमारी फ्रूट की प्रोडक्शन है, वेजिटेबल की प्रोडक्शन है, उन सब को प्रिजर्व किया जा सकता है विद लिटिल कैपिटल। उसको प्लम की सूरत में कह रहे हैं आप कन्वर्ट कर लें और वैल्यू एडिंग भी हो जाती है और वो वेस्टेज भी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह हमने बात की कि इतने बड़े पैमाने पे जो ERE-6 और जो हमारा गेहूं वेस्टेज होता है, गवर्नमेंट लेके उसको रोडों पे खड़ा कर देती है। उसको अगर हम प्राइवेट सेक्टर में इंकरेजमेंट करके प्रॉपर मार्केटिंग कंपनीज को क्रिएट करके और वेयर हाउसिंग के साथ साथ करें तो ये वेस्टेज रुक सकता है। उससे हमारी एक तरह से प्रोडक्शन 5 मिलियन टन गेहूँ की बढ़ सकती है। आखिर में एक बात उन्होंने कॉटन एक्सचेंज के बारे में की। जब मैं बात इनको एग्जांपल दे रहा था इंडिया की, इंडिया में इस तरह के कंपनीज बन गई हैं जो तमाम के तमाम प्रोडक्शन खरीद लेती हैं, उसको सेफली प्रिजर्व कर लेती हैं और फार्मर को इमीडिएटली प्राइस दे देती हैं और बेचते वक्त पूरी दुनिया की कीमतें दिखा देती हैं कि शिकागो में इतना का बिक रहा है, चाइना में इतने का बिक रहा है, यहाँ इतने का बिक रहा है, ताकि उसको ये फीलिंग ना हो कि उसको गलत प्राइस मिल रही। तो उन्होंने कॉटन एक्सचेंज का जिक्र किया कि वहाँ 74 से उसको बंद कर दिया गया। ये भी वही मैकेनिज्म था, अब उसको गैर इस्लामी कह के बंद किया गया, अब इस्लामी हो गया। वो इतना बड़ा जो हमारा वेस्ट हुआ इतने 25 साल का, हु इज़ गोइंग टू पे फॉर दिस। इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।